प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता। विद्यार्थियों, ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता से पूर्व हम लोग भारत में आर्यों के आगमन और उनके मूल निवासी स्थान का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऋग्वेदिक कालीन भारत है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित कर लिया है। एक तो ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। आर्यों का इतिहास और उनकी सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए प्रमुख रूप से जो स्रोत हैं वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग चारों वेदों और अन्य वैदिक साहित्य का अध्ययन हम करते हैं। चार वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेदिक कालीन इतिहास का हमें ज्ञान देता है। बाकी जो अन्य वैदिक साहित्य हैं उनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वेदिक काल को इतिहासकारों ने ऋग्वेदिक काल के बारे में जो माना है कि ऋग्वेदिक काल कब से प्रारंभ होता है, तो समय के अनुसार ऋग्वेदिक कालीन का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता गया तो वो समूचे भारत में फैल गए और उनकी जो गतिविधियां थी वो भारत के अन्य हिस्सों में भी होने लगी। विद्यार्थियों, ऋग्वेदिक काल की जो अगर हम भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखें तो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में हमें सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ है वो प्रदेश जहाँ 7 नदियाँ उस प्रदेश को सिंचित करती थी या 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र ही सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। ये 7 नदियाँ थी सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी और वितस्ता। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ कुभा, सुवास्तु, क्रूमु, गोमती का भी उल्लेख मिलता है। इससे ये पता लगता है कि आर्यों का ज्ञान अफगानिस्तान तक था। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख 2 या 3 बार हुआ है। इससे पता लगता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य गंगा यमुना के दोआब तक आगे बढ़ चुके थे, किंतु अभी वे पूरी तरह वहाँ बसे नहीं थे। हिमालय अथवा हिमवंत का उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है, परंतु विंध्याचल अथवा नर्मदा नदी का नहीं। इससे प्रतीत होता है कि विंध्य क्षेत्र की उत्तरी सीमा तक ही आर्यों का निरंतर प्रसार हो रहा था। ऋग्वेद काल में हमें दास और दस्यु लोगों का उल्लेख मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि दास और दस्यु से अभिप्राय अनार्यों से था जो वैदिक सभ्यता में विश्वास नहीं करते थे। दास अथवा दस्यु के लिए ऋग्वेद में अनार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे आर्यों ने अनार्यों को भी अपने अनार्यों के क्षेत्रों को जीतकर अपने क्षेत्रों में मिला लिया और उन्हें भी वैदिक कर्मों में शामिल कर लिया।
ऋग्वेदिक काल का राजनैतिक जीवन का हम अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद में जन, पंचजन, दशराज्य युद्ध आदि का वर्णन किया गया है। जन क्या था? तो बच्चों, जन में एक ही वंश और परिवार के सदस्य होते थे। उन्हें सनाभि अथवा एक ही उदर से उत्पन्न समान नाभि वाले माना जाता था। पंचजन का जो उल्लेख किया गया है, ये पंचजन थे पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु तथा द्रुयु। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 जनों के राजाओं के संगठन का भरत नामक जन के राजा सुदास के विरुद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। राजा सुदास ने 10 जनों को पराजित किया। यही कारण है कि राजा सुदास ऋग्वेद काल के पराक्रमी और प्रतापी राजा बन गए। ऐसा माना जाता है कि राजा सुदास ने यमुना नदी के तट पर लड़े गए एक अन्य युद्ध में दूसरे संघ के राजाओं को भी पराजित किया। इस संघ में अजस, शीघ्रु, यक्षु जन के राजा थे। इस प्रकार जो राजा सुदास थे वो ऋग्वेद काल के सबसे पराक्रमी और प्रतापी राजा सिद्ध हुए। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक इतिहास में भरत एक महत्वपूर्ण जन था, जो अनुमानतः सरस्वती और द्वती नदियों के मध्य स्थित था। इस जन का राजा सुदास बड़ा बलवान, महत्वाकांक्षी और प्रतापी था, जिसने कि अन्य जनों को जीतकर भी अपने राज्य में मिला लिया था। ऋग्वेद में कहीं कहीं राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। राष्ट्र शब्द से अभिप्राय देश से ही है, क्षेत्र विशेष से है। जन में रहने वाली प्रजा को विश कहा जाता था। विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन के अंतर्गत राजा, उसके मंत्रिमंडल, उसकी शासन व्यवस्था आदि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।